नमस्कार। आज एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा क्या है आईएएस। तो मैंने सोचा कि चलिए वो व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं, हम इसका पूरा एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि आईएएस क्या है। यकीन मानिए, भारत में प्रशासन और लोकतंत्र को समझने के लिए आईएएस और संसद पार्लियामेंट दोनों को साथ में समझना जरूरी है। सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, उनके बाद हम संसद के दोनों सदनों को समझते हैं। दोनों सदनों में सबसे पहले जो आईएएस हैं, हम कह सकते हैं क्या कि ये देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा होता है और इसे यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है के माध्यम से चुना जाता है। आईएएस अधिकारी जो होते हैं ना, ये सरकार की नीतियों को ज़मीन पर लागू करते हैं। जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या सेक्रेटरी हैं, ये क्या करते हैं, प्रशासनिक शक्ति इनके पास होती है, लेकिन ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते। हम संसद के दो सदनों की जो बात कर रहे थे, उसमें लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में सीटों की संख्या जो होती है 545, जिसमें 543 जो सदस्य होते हैं वह जनता के द्वारा चुने जाते हैं और 2 सदस्य पहले राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से चुने जाते थे। ठीक है, अब यह व्यवस्था चूंकि समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी ये 545 की संख्या मानी जाती है। कार्यकाल जो होता है इनका 5 वर्ष होता है। यह जनता का सदन होता है और सबसे शक्तिशाली सदन माना जाता है। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, इन 545 जो एमपीज होते हैं, सांसद होते हैं, ये नियम बनाएंगे ना डिस्ट्रिक्ट में, तो उसे लागू करने का जो अधिकार होता है वह एक आईएएस का होता है। जो दायित्व होता है इन नीतियों को ज़मीन पर डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में लागू करने का, वह आईएएस का होता है। राज्यसभा में कुल सदस्य 245 होते हैं, जिसमें 243 जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। और 233 मैंने बताया, जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनते हैं। ये किस क्षेत्र से होते हैं? आर्ट होता है, लिटरेचर होता है एंड साइंस होता है, और अन्य क्षेत्रों से राष्ट्रपति जो होते हैं 12 सदस्यों को चुनते हैं। यह अस्थाई सदन माना जाता है जो भंग नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे देश में एक राष्ट्रपति, फिर संसद के दोनों सदनों से 545 एमपीज, उसके बाद राज्यसभा के 245 एमपीज। अब ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, इन मिनिस्टर के सामने आईएएस कुछ नहीं होता है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो बहुत सारे हैं ना, हाई कोर्ट्स बहुत सारे हैं, तो उनके सामने आईएएस कुछ नहीं होता है। हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो एमपीज होते हैं वो नीति और कानून बनाते हैं और आईएएस उसे लागू करते हैं। मैंने ऐसा कहा भी था। वी कैन सिंपली से कि आईएएस अधिकारी जो होते हैं इन मंत्रियों और एमपीज के अधीन काम करते हैं। इनकी जवाबदेही जो होती है ना, कोर्ट और जनता के लिए भी होती है, और कोर्ट और जनता भी एक आईएएस को नियंत्रित करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन सबसे ऊपर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है। In the end, we can say an IAS is powerful officer. IAS जो है पावरफुल ऑफिसर तो होते हैं, लेकिन असली शक्ति जो है वह लोकतंत्र में जनता और जनता के द्वारा चुने गए एमपीज, मिनिस्टर्स के पास होते हैं। ठीक है ना? अब यही जो व्यवस्था है, यह भारत की प्रशासनिक और लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट्स जो हैं, व्यवस्था जो हैं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
तो मैं ये कहना चाहूँगा, इनके अलावा भी अभी मीडिया है, मीडिया के बहुत सारे ऐसे प्रतिनिधि हैं, मीडिया के जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो बड़े पदाधिकारी लोग हैं, उनके सामने भी ये कुछ नहीं होते हैं। तो वी कैन सिंपली से कि ये एक सिस्टम है जहाँ जनता का ही शासन चलता है, ठीक है ना। आईएएस अधिकारी इनके सामने कुछ नहीं होते हैं, बल्कि आईएएस अधिकारी के पास तो एक अपना पावर होता ही, एक जिले के वो मजिस्ट्रेट होते हैं, जिला अधिकारी होते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।